हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। और मैं हूं नदीम खान। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं विश्व का इतिहास। और बच्चों, विश्व के इतिहास में जो आज हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्रांस में क्रांति होने के कारण। ठीक है, चूंकि एक प्रश्न है बच्चों, ये यूपीएससी सीएससी का एक क्वेश्चन है कि आखिर क्रांति फ्रांस में ही क्यों, बाकी भी तो देश थे यूरोप में, वहाँ पे क्रांति क्यों नहीं हुई, है ना। तो आज हम लोग इसी प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों, है ना। और ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आज इसके कारणों पर हम लोगों को डिस्कस करना है। बहुत सी चीज़ें हमें सीखनी भी हैं, जाननी भी हैं। तो क्या आप सब लोग तैयार हैं? और सबसे बड़ी चीज़ ये है बच्चों कि मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, इसी ईश्वर से इसी कामना के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर आधारित है। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहां पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा आप लोगों से कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है इसको बच्चों डाउनलोड करना है, क्योंकि बिना डाउनलोड किए आप अनअकैडमी को फुली यूज़ नहीं कर सकते। और उसमें भी एक बात जो ख़ास है वो ये है कि इस वक्त जो है वो स्पेशल क्लासेस की बहारें चल रही हैं, सारे एजुकेटर्स स्पेशल क्लासेस ले रहे हैं। और अगर आप उन स्पेशल क्लासेस को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, मैं एक चीज़ कहूँगा कि जैसे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जब आप डाउनलोड कर लें तो वहाँ सर्च के बटन पर जाइए और मेरा नाम सर्च करिए, MOHDNADIM। ठीक है, जैसे ही इसको सर्च करोगे ना मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। आप देखेंगे ना कि उसके बाद जो है ना बच्चों, मुझे फॉलो कर दीजिए। एक बटन है नीचे फॉलो का, वो दबा दो। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी जो भी क्लासेस होंगी अनअकैडमी के ऐप पर, चाहे वो ऑप्शनल क्लासेस हों चाहे वो स्पेशल क्लासेस हों, इसके मैसेजेस आपके मोबाइल पर जाएंगे। तो है ना पते की बात। और दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है आप डाउनलोड करेंगे ना, जैसे ही मेरा प्रोफाइल खोलेंगे, फॉलो करेंगे, यहाँ पर बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। क्या आता है? गेट सब्सक्रिप्शन। ठीक, यहाँ पर यही वो प्रक्रिया है जिससे आप अनअकैडमी से एडमिशन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं। अगर आपको अनअकैडमी पर एडमिशन लेना है तो गेट सब्सक्रिप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्लान देखेंगे किस प्लान में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, और रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो रेफरल कोड है MNUS। इसको यूज़ करते ही आपकी जो फीस है वो 10% कम हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के वो एजुकेटर्स हैं जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर सर, ज्योग्राफी, मुरनाल पटेल सर, इकोनॉमिक्स प्रकाश कुमार सर, मुदित गुप्ता सर, रोमन सैनी सर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों मैं आपका 2 से 3 मिनट लेने वाला हूँ। आई वॉन्ट टू टेक ओनली 2 or 3 minutes more than only, please listen me। ये चीज मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे अनअकैडमी पर एडमिशन लेने का मूड बना चुके हैं उन बच्चों के लिए ये बात बड़ी खास है कि अनअकैडमी जिस तरह से यूट्यूब पर अपने फ्री क्लासेस चलाती है, वैसे ही वो अपने ऐप पर रिजर्व क्लासेस चलाती है, जिसके लिए बच्चों के एडमिशन लिए जाते हैं। फिर उनकी एक प्रॉपर वे में जो पढ़ाई है वो अनअकैडमी करवाती है ना। मतलब अगर आप अनअकैडमी पर एडमिशन लेते हैं तो आप अपने मनचाहे एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। एक निश्चित समय सीमा में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके अलावा
आपके वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट होंगे। आप इतना समझ लो बच्चों, आप इतना समझ लो बच्चों कि प्रीलिम्स से लेकर मेंस से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी अनअकैडमी के उस ऐप पर होगी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। अब आप यहां पर देख लीजिए, अनअकैडमी पर 2 प्लान्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो अनअकैडमी का प्लस प्लान है जिसको आप देखिए, और एक आइकॉनिक प्लान है। चलिए देखा जाए कि प्लस क्या है और आइकॉनिक क्या है। बच्चों प्लस जो है वो एक नॉर्मल एडमिशन प्लान है, ठीक है ना। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो वो सब कुछ मिलेगा जो आपके आईएएस बनने के लिए जरूरी है, ठीक है। 1 महीने से लेकर पूरे 3 साल तक का एडमिशन प्लान यहां पर दिया गया है। आप अपने हिसाब से आप अपने हिसाब से इसमें से प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्लान है। 1 साल की फी देखिए 49,500 रुपीज, ठीक। ये पूरे 1 साल की फी है। इसमें भी एक चीज है कि अगर आप 10% और इसमें कमी करना चाहते हैं तो रेफरल कोड की जगह MNUS यूज कर डालिए, तो फीस हो जाएगी 44,550 रुपीज। उसी तरह से 2 साल, उसी तरह से 3 साल का पूरा प्रोसेस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने घर में रहकर अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत आराम से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर जिसको हम कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो देखिए साहब, ये स्पेशल है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि सर आप हमको एडवाइस दीजिए कि हमें कौन सा एडमिशन प्लान चूज करना चाहिए, तो देन आई विल एडवाइज यू, I will suggest you should take a iconic subscription. This is a special. This is a best plan for you. Why this is a best plan for you? Because if you are going to the iconic subscription, then you will get a coach or guide. मतलब अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप आइकॉनिक प्लान पर एडमिशन लेते हैं, अगर आप आइकॉनिक प्लान पर एडमिशन लेते हैं तो आपको एक कोच या गाइड मिलेगा। मेरा मानना है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या चाहता है, जिसने ABCD से शुरुआत की है, उसको तो यही तो चाहिए कि कोई आदमी हो जो उसे हर समय गाइड करने के लिए तैयार। बोलिए इसके अलावा और उसे क्या चाहिए? जब भी आपको जरूरत होगी आप फोन करेंगे, उस कोच या गाइड से बात करेंगे, उससे मदद लेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कह रहा हूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बड़ी मांग है। It's a demanding admission plan because its price is going for the hike. I think so. I mean, iconic subscription इतना डिमांड में है, इतना क्रेजी है कि इसकी जो फीस है वो बढ़ने जा रही है। मेरी बात आप समझिएगा। तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो यू हैव 4 और 5 डेज नाउ, आपके पास 4 से 5 दिन है। आप जल्दी करिए, इस महीने एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ जाए। तो आप देखिए यहां पर इसके 1 साल की फीस देखिए 69,500 रुपीज है। रेफरल कोड लगाएंगे MNUS, 10% डिस्काउंट होगा और फीस होगी 62,550 रुपीज। उसी तरह से बच्चों 2 साल और 3 साल की फीस है। रेफरल कोड MNUS यूज करोगे सीधे 10% डिस्काउंट मिलेगा। आगे बढ़िए। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पर अनअकैडमी ने बहुत बड़ा काम किया है। बहुत टाइम से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमें अलग से ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है तो हम पूरे GS की फीस हमें देनी पड़ती है। तो अनअकैडमी ने इसका भी हल कर दिया कि भाई चलिए आप सिर्फ इंडिविजुअल ऑप्शनल की फीस दीजिए, तो उसकी भी व्यवस्था इन्होंने कर डाली है। अब आप इसमें से प्लान सेलेक्ट कर लीजिए। 1 महीने का भी प्लान है, 6 महीने, 1 साल का प्लान है, 24 महीने और 36 महीने। आप अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट करो, रेफरल कोड की जगह MNUS यूज करो, 10% डिस्काउंट पाओ। आगे बढ़िए। मैं यही आपको समझा रहा था कि आइकॉनिक प्लान एडमिशन और सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू हाइक, यानी फीस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बढ़ने वाली है। आपके पास 4 से 5 महीने
आपके पास 4 से 5 दिन मौजूद हैं, आप जल्दी करिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए और अपने पैसों को बचा लीजिए। एक और खुशखबरी सुन लीजिए, अनअकैडमी ने एक कम्बो प्लान जारी किया है। व्हाट इज द कम्बो प्लान? कम्बो प्लान का मतलब ये है कि इसमें जनरल स्टडीज और ऑप्शनल एक साथ आपको दिया जा रहा है। यहां पर देखिए, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल की फी 77,000 रुपीज है ना, इसमें एक साल में 9% की छूट मिल रही है और ये फीस मिलेगी, ये फीस होगी 70,153 रुपए। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए 2 साल 3 साल का यहां प्लान है। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 14% का डिस्काउंट मिलेगा। ये शानदार है। आगे बढ़िए, यहां पर देखिए कम्बो ऑफर में अगर आप यूपीएससी सीएससी जीएस और ऑप्शनल लेते हो, यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस ऑप्शनल लेते हो, मतलब प्लस पर एडमिशन लेते हो, तो 70,153 रुपए आपकी फी है। और इसमें एक और फायदा बच्चों, इसमें MNUS को यूज करने के बाद 10% आपको एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप आइकॉनिक लेते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों मिलेगा, उसकी फी देखिए 97,000 रुपीज है, ये घटकर हो जाएगी 88,000 रुपीज, 88,705 रुपीज। इसमें भी 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए MNUS रेफरल कोड को यूज करने के बाद। आगे बढ़ते हैं, अनअकैडमी पर कंपटीशन का इस वक्त सीजन चल रहा है, कॉम्बैट्स कराए जा रहे हैं, 13 कॉम्बैट्स हो रहे हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आपको तो पता ही होगा, आप खेल भी रहे होंगे, इसमें होंगे भी। जीतने वालों को बहुत सारे इनामों की बौछार की जाएगी, जीतने वालों को बहुत सारे इनाम मिलेंगे। आगे बढ़िए, यहां पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने 2021 IAS प्रीलिम के लिए अपने बैचेस का ऐलान कर दिया है। इन बैचेस को लीड कर रहे हैं अनअकैडमी के सुपर सीनियर पर्सन्स, जैसे सुनील अभिव्यक्ति सर, मुरनाल पटेल सर, सिद्धार्थ अरोरा सर। शानदार 21 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो रही है। प्लान को सेलेक्ट करिए, रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% बेनिफिट के साथ एडमिशन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये अनअकैडमी के डिफरेंस बैचेस है ना, ऐलान हुए है ना, इसको अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिसमें आपका मूड जमे आप क्लिक करिए, रेफरल कोड MNUS यूज करिए, 10% फीस बचाइए, एडमिशन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास जो आपके सामने दिखाई दे रही है, आज हम लोग इस प्रश्न की पड़ताल करने वाले हैं कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। यूरोप में और भी देश थे पर वहां इसकी आग नहीं फैली, फ्रांस में ही इसकी लपटें उठी और वहीं पर शांत हो गईं, ऐसा क्यों? यह प्रश्न बनता है कि नहीं? IAS का प्रश्न, यूपीएससी मेंस का प्रश्न यहां पर हम नोट भी करेंगे, एक क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चों, इसी का एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। ठीक, इसके कारणों पर चर्चा करिए। इसके कारणों पर चर्चा करिए। ये सवाल नोट कर लीजिए, जैसे एक प्रश्न का मैंने फॉर्मेट आपको दिया है कि जो सवाल यहां से मेंस में आएगा वो ये आएगा कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, इसके कारणों पर चर्चा करिए। यूरोप में दूसरे देश भी मौजूद थे तो वहां पर क्रांति क्यों नहीं हुई, फ्रांस में ही क्यों हुई, इसके कारणों पर चर्चा करिए। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नो एनी इशू, नो एनी प्रॉब्लम। तो चला जाए, डिस्कस किया जाए। अगर आप लोग तैयार हों तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए, हो जाइए तैयार। आज बारी है फ्रांस की क्रांति की और हम लोग करेंगे डिस्कस। तो चलिए,
यहां पर एक देखिए, एक लाइन में एक लाइन में यहां पर एक लाइन लिखी है, यह कारण बहुत ही प्रासंगिक है कि आखिर क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। है कि नहीं यार? यूरोप में बहुत सारे देश थे, वहां पर फ्रांस की क्रांति की लपटें भी नहीं पहुंची, क्रांति फ्रांस में ही हुई। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। लेकिन इसका जो उत्तर है वो किसी एक कारण को शामिल करके नहीं दिया जा सकता है, बल्कि हमारा मानना है कि फ्रांस की क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, इसका उत्तर हमें कई कारणों से पता करना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, शुरू करेंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले तो हम इसको मिटाकर क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। ठीक है बच्चों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल दमदार है। या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग डालेंगे जो हमने डाला था, फ्रांस में क्रांति होने के कारण। फ्रांस में क्रांति होने के कारण फ्रांस में क्रांति होने के कारण, ये हम लोगों ने हेडिंग डाला, यही आज हम लोगों का टॉपिक है। तो चलिए सर्च किया जाए। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे कि यूरोप में उस समय बहुत से देश थे, लेकिन क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई। फ्रांस में ही क्यों हुई, इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। एक मिनट, एक मिनट बच्चों, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसके पीछे निम्नलिखित कारण विद्यमान थे। और इसके पीछे निम्नलिखित कारण विद्यमान थे। तो चलिए आइए चले उन कारणों की तलाश करने कि आखिर फ्रांस में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये क्रांति फ्रांस में ही हुई, यूरोप के बाकी देशों में नहीं हुई। इसको नोट करेंगे। ये भूमिका है बच्चों, ये इंट्रो है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रश्न को लिखना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हम उसके इंट्रो पर बात करते हैं। ये एक बहुत ही नैसर्गिक सी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है कि आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं तो उसे अपना इंट्रो देते हैं, बताते हैं अपने बारे में। डायरेक्ट आप पर्पस नहीं बताते ना बच्चों कि हम किस कारण से आए। अब कारण इसके बाद हम लोग लिखेंगे।
चलिए अब यहां पर देखिए, दूसरे लाइन पर हमने लिखा है कि कारण, हमने पहला कारण उठा लिया बच्चों यहां पर कि बहुत पहले ही फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। एक वर्ड यहां पे आ रहा है राष्ट्रीय राज्य। इसका क्या मतलब है भाई? व्हाट इज द मीन ऑफ द नेशनल स्टेट? राष्ट्रीय राज्य से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, राष्ट्रीय राज्य से ये तात्पर्य है कि फ्रांस में बहुत पहले, है ना, एक जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, एक राष्ट्र का जो निर्माण होता है जिन चीजों से, फ्रांस उस प्रक्रिया से बहुत पहले गुजर चुका था और वहां के लोगों को पता था कि हमारा देश, समझ में आ गया बच्चों? जब कोई नागरिक ये कहे कि हमारा देश, तब समझ जाइए कि वहां पर राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं वो प्रबल है। तो राष्ट्रीय राज्य से तात्पर्य यह है कि वहां के शासकों ने बहुत पहले ही फ्रांस में इस प्रकार की नीतियां चलाई, इस तरह के विरोधाभासों को समाप्त कर दिया, जिससे लोगों में एक क्षेत्रीय भावनाएं उठती हैं उसको खत्म कर दिया था और फ्रांस के लोगों के मन में ये विचार पनप चुका था कि हम एक देश के वासी हैं। समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर हम लिखने जा रहे हैं इसके बारे में, राष्ट्रीय राज्य क्या है इसके बारे में लिखेंगे। यहां पर शुरू करेंगे कि बहुत पहले फ्रांस में हाउ मच बहुत पहले ही फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इसमें वहां के शासकों का बहुत बड़ा योगदान था। जैसे लुई 13वां, लुई 14वां आदि। बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहने का मतलब ये है कि एक राजा होता है जो किसी भी देश में, किसी भी साम्राज्य में एकता की बुनियाद डाल देता है। इन राजाओं ने फ्रांस में राष्ट्रीय एकता की बुनियाद डाल दी थी। इन राजाओं ने फ्रांस के लोगों में यह विश्वास डाल दिया था कि वो एक देश के वासी हैं। जो विरोधाभासी शक्तियां हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? अब विरोधाभासी शक्तियां क्या होती हैं? किस चीज को आप विरोधाभासी शक्तियां कहेंगे? जो किसी राष्ट्र के निर्माण में अवरोधक होती हैं। जैसे क्षत्रिय शक्तियां जो राष्ट्र के निर्माण में अवरोधक होती हैं, है ना, उन क्षत्रिय शक्तियों का समापन हो गया। जैसे कुलीन वर्गों के लोग, सामंत लोग जो अक्सर जो है दगाबाजी करते थे, विद्रोह कर देते थे, वो अपने राज्य को अलग करने की कोशिश में लगे रहते थे, इनकी शक्तियों को बहुत पहले ही लुई 13वां और लुई 14वें के शासनकाल में तोड़ दिया गया था और ये लोग हट गए थे रास्ते से, जिसके कारण पूरा फ्रांस एक हो चुका था। समझ में आ गया बच्चों? तो हम इसी को एक्सप्लेन करके थोड़ा और लिखेंगे
ताकि हमारा जो उत्तर हो वो एकदम स्पष्ट हो जाए। ये चीज़ हम लोग मिटा रहे हैं और यहाँ पर उसी चीज़ को लिख देंगे कि एक राष्ट्र के निर्माण में विरोधाभासी शक्तियों का अंत फ्रांस में बहुत पहले ही कर दिया गया था। एक राष्ट्र के निर्माण में विरोधाभासी शक्तियों का अंत फ्रांस में बहुत पहले ही कर दिया गया। ठीक है ना। फ्रांस से क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को कम कर दिया गया था या हटा दिया गया था। फ्रांस में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रभाव को कम कर दिया गया। समझ में आ गया बच्चों। ये क्षेत्रीय शक्तियां कौन थी? ये सामंत थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, जो छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपने शासन का दावा करते थे, है ना। और मौका पड़ने पर वो केंद्रीय शक्ति से अलग होने की कोशिश करते थे। इन सारी क्षेत्रीय शक्तियों को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया था फ्रांस में। किसके द्वारा? लुई 13वां और लुई 14वें के द्वारा। ये दोनों ही निरंकुश किस्म के शासक थे और इनके शासनकाल में फ्रांस की जो प्रतिष्ठा थी ना, वो पूरे यूरोप में छा गई थी, पूरे यूरोप में स्थापित हो गई थी। समझ में आया कि नहीं आया? बताएं। और बच्चों, YouTube के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी टेलीग्राम आईडी है, उस पर क्लिक करके आप जुड़िए मेरे टेलीग्राम के साथ। और अगर आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो टेलीग्राम आईडी पर आइए और मुझसे आप बात करिए। ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों, अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इसमें अच्छे स्टूडेंट्स जुड़ते चले जाएं या अच्छे स्टूडेंट जुड़ जाएं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे पहले इसको आप लोग नोट करेंगे। और बच्चों, मैं PDF अलग से प्रोवाइड नहीं कराता। ये जो लिखा रहा हूँ यही मेरी तरफ से PDF है, पूरा कंप्लीट नोट्स है। इसको आप नोट कर लीजिए और अपने हाथों से लिखा हुआ जो PDF है, अपने हाथों से बनाया हुआ नोट्स आप इकट्ठा करिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? नोट करेंगे आप लोग, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चीज को नोट करेंगे। चलिए, इसको मिटा दिया जाए।
कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग दूसरे कारण पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर दूसरा कारण क्या था जो फ्रांस को यूरोप से अलग कर देता था, है ना? यही तो है ना? तो चलिए सेकंड रीज़न देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रांस का जो किसान था ना वो जागरूक था। अब ये किस तरह की जागरूकता थी, किस लेवल का अवेयरनेस था जो फ्रांस के किसानों को यूरोप के किसानों से अलग करता था? क्योंकि फ्रांस में सबसे ज़्यादा किसान ही थे, क्रांति में उन्हीं का सबसे बड़ा रोल था, आम जनता में वही लोग शामिल थे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, चलिए हम लोग बात किया जाए सबसे पहले कि आखिर फ्रांस का जो किसान था वो किस मामले में यूरोप से अलग था, किस मामले में जागरूक था, या जागरूक होने का यहाँ पर क्या मतलब है। देखिए बच्चों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने कहा ना कि फ्रांस में जो कुलीन वर्ग के लोग थे, ठीक, या जो सामंत थे, इनके प्रभाव को राजाओं ने काफ़ी कम कर दिया था। समझ में आ गया? तो फ्रांस का जो किसान था ना वो स्वतंत्र था, ही वॉज फ्री, वो स्वतंत्र था। और दूसरी चीज ये है कि पूरे यूरोप में अगर आप देखेंगे ना तो वहां के जो किसान थे वो कुलीन वर्ग और सामंतों की दास्ता को एक तरह से मानते थे कि ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम कुलीन वर्ग और जो सामंत वर्ग के लोग हैं उनकी हम बातों को माने, उनके अकॉर्डिंग चले। यानी एक प्रकार से मानसिक जो गुलामी थी किसानों की वो बाकी यूरोप के देशों में थी। तो इस तरह का जो किसान है, जो अर्धदास था, जो मानसिक रूप से दास था सामंतों का, कुलीन वर्गों का, वो स्वतंत्रता के बारे में कभी कंसिडर नहीं कर सकता था। हालांकि इतनी ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती होती थी किसानों के साथ कि आप उसके बारे में सोच कर ही घबरा जाओगे, है ना? तो इस मामले में देखोगे ना, चूंकि इनके इफेक्ट्स, कुलीन वर्ग और सामंतों के जो प्रभाव थे वो राजाओं के द्वारा फ्रांस में कम कर दिए गए थे, इसलिए किसान अपने अधिकारों से परिचित था, है ना? कहा जाता है कि किसान को जब लगा कि ये कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं देता पर ये अपना हिस्सा मांगता है, तो किसानों ने इसका विरोध किया कि भाई हम आपको किस लिए वेतन दें, क्यों हिस्सा दें, क्यों कर दें, क्यों टैक्स दें, जब आपका कोई कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को? आप कहेंगे ना कि फ्रेंच फार्मर वाज अवेयर, जागरूक था। समझ में आ गया? तो चलिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखते हैं कि फ्रांस का किसान यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले जागरूक था। करेक्ट? नो एनी प्रॉब्लम, नो एनी इश्यू। ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम बताएंगे कि यूरोप के किसान सामंतों एवं कुलीन वर्ग के लोगों की सेवा को अपना कर्तव्य समझते थे।
ठीक, यही कारण था कि वो लोग सामंतों की प्रताड़ना को सहन कर जाते थे। लेकिन फ्रांस में बहुत पहले ही सामंत वर्ग के प्रभाव को कम कर दिया गया था। प्रभाव को कम कर दिया गया था। अतः यहां का किसान इनकी प्रताड़ना को सहन नहीं कर सकता था। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? कहा जाता है कि लुईस 16वें के शासन काल में जो सामंत है, चूंकि लुईस 16वां तो अयोग्य था ना यार, उसके शासन काल में इन सामंतों ने एक बार फिर पुराना वाला रवैया अपनाया। तो जो किसान थे वो तो जानते ही थे कि फ्रांस में सामंतों का क्या इफेक्ट है। खड़े हो गए सामने कि आओ तो आओ। समझ में आ गया बच्चों? ये दूसरी वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? प्यार से समझिए, मज़ा लेके समझिए। पढ़ाई का दूसरा नाम है बच्चों एंजॉयमेंट। जिस तरह से आप खेल को एंजॉयमेंट करते हो, खेल का मज़ा लेते हो, मूवी का मज़ा लेते हो, कितना अच्छा लगता है, उसी तरह से बच्चों स्टडी का भी अपना एक अलग मज़ा होता है। एक बार अगर इसका मज़ा आपको पता चल जाए तो फिर पूछो मत। हो गया? ये लाइन क्लियर हो गई? बताएं, तभी तो हम लोग अगली लाइन शुरू करेंगे। चलिए, ठीक है, तो चलिए हम लोग थर्ड रीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रीजन और देखिए, यहां पर मैंने लिखा है कि सामंतों के अधिकारों में कटौती। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो सामंत थे यहाँ के फ्रांस के, बहुत पहले उनके अधिकारों में कटौती कर दी गई थी। बहुत पहले ही उनका जो प्रभाव था, मतलब यूरोप में कुलीन वर्ग और सामंत वर्ग का जो मतलब था वो फ्रांस में बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है,
ये कम कर दिया गया। अच्छा, जो सामंत थे ना फ्रांस के, वो कैसा था कि वो जुआ ज्यादा खेलते थे, शराब पीते थे, अय्याशियों में लिप्त रहते थे। सो उनकी ताकत ऐसी ही कम थी। गरीब भी थे भाई। तो एक रीजन ये भी था कि फ्रांस का जो किसान था वो उनसे डरता नहीं था या उनके दबाव में नहीं आता था। यही वजह है कि फ्रांस में राष्ट्रीय राज्य की जो स्थापना है वो बहुत पहले हो गई थी। समझ में आ गया बच्चों? ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस पर मैंने कंटेंट तो आपको लिखा दिया है ना। इस पर कंटेंट लिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना कि सामंतों के अधिकारों में कटौती। कई बार मैंने आपसे कहा कि वहाँ का जो सामंत था बहुत पहले ही उसके अधिकारों को कम किया गया लुई 13वें और 14वें के शासन काल में। अब ये था कि यहाँ का सामंत थोड़ा डिफरेंट टाइप का था भी। शराब पीना, जुआ खेलना, अय्याशी करना, और ये गरीब भी थे। ये बहुत पैसे वाले सामंत नहीं थे। तो ये भी था कि इनका जो इफेक्ट था वो किसानों पर कम था। तो एक रीज़न तो वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी था। क्लियर हो गया? इसको मैंने बता दिया है, इसलिए इसको लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ गया ये। देखिए साहब, मैंने एक बात आपसे कही ना कि जिस समय फ्रांस में लुई 16वें का शासन था। लुई 16वां कौन था? फ्रांस का तत्कालीन राजा। कहा जाता है कि सिचुएशन के हिसाब से वो सही राजा नहीं था, वो एक अयोग्य राजा था, विलासी राजा था। वो अपना ज्यादातर जो समय है ना, वो अपना ज्यादातर समय अनाप शनाप कार्यों में व्यतीत करता था। पेरिस से कुछ दूरी पर वर्साय का महल था जो अय्याशियों का अड्डा था। लोग उसे फ्रांस की राजनीति की कब्रगाह कहते थे। द ग्रेव यार्ड ऑफ द फ्रांस की राजनीति का कब्र कहा जाता था। कहा जाता है 16,000 उसमें नौकर चाकर थे, 2,000 लोग वहां पे रहते थे। अय्याशियों का समा वहां पे बिखरा रहता था। राजा रानी खुद इसमें लिप्त रहते थे। अब कहने का मतलब यह है साहब कि देखिए, नशा चाहे कोई भी हो, नशा खराबी होता है। मेरी बात समझ में आ गई? नशा किसी भी चीज का अच्छा नहीं होता। एक राजा का कर्तव्य होता है जनता की सेवा करना, यही ना? जनता की रक्षा करना, अपनी जनता की जरूरतों के लिए खड़ा रहना। असल में राजा शब्द का जो मतलब है उसका अर्थ ही लोगों ने खराब कर दिया था। एक राजा का मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो दिन रात ऐश में लिप्त रहे, अपनी जनता से बेखबर रहे। यही बात तो चाणक्य ने बहुत पहले कहा। उसने कहा कि राजन, आप जहां भी रहो अपनी जनता के लिए हमेशा तैयार रहो, वरना जो राजा अपनी जनता के लिए तैयार नहीं होता, उससे बाखबर नहीं होता, वो राजा माना जाता है। और यही हुआ था फ्रांस में। कहा जाता है कि उस समय यूरोप में बहुत सारे ऐसे राजा थे जो बौद्धिक वर्ग से प्रभावित थे और जनता के हितों का काम कर रहे थे। मेरी बात समझ गए? जैसे रूस की महान रानी कैथरीन महान, जैसे प्रशा का राजा फ्रेडरिक महान, जैसे ऑस्ट्रिया का राजा जोसेफ, ये अपनी जनता के लिए खूब काम कर रहे थे। और फ्रांस में जो है शाह बेखबर लुई 16वां, कोई मतलब नहीं था। मतलब लुई 16वां कोई मतलब नहीं था जनता क्या कर रही है, कैसे जी रही है, क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं था। चाणक्य ने कितनी बड़ी बात करी, चाणक्य ने कितनी बड़ी बात की कि जो राजा जनता के लिए दुर्लभ हो जाता है
वो षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है। सेम बात फ्रांस में हुई थी। तो अब आपको समझ में आया ये चीज़ कि क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई, क्योंकि कंडीशन अप्लाई होती है बच्चों। किसी भी चीज़ के होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होती है, कारण होता है, और फ्रांस में वो सारे कारण विद्यमान थे। तो हम इसको क्या करेंगे, 1 से 2 लाइन में लिख देंगे इस लाइन को, इसको, इस मैटर को, कि जिस समय यूरोप में बौद्धिक जागरण से प्रभावित होकर जिस समय यूरोप में कुछ राजा जनहित के कार्यों को करके प्रसिद्धि पा रहे थे, प्रसिद्धि पा रहे थे, थी ना, जैसे रूस की महान रानी कैथरीन महान, ठीक, और रूस की रानी कैथरीन महान, और प्रशा, प्रशा कहाँ है, जर्मनी, प्रशा का राजा फ्रेडरिक महान, और ऑस्ट्रिया का राजा जोसेफ, ऑस्ट्रिया का राजा जोसेफ, ऑस्ट्रिया का राजा जोसेफ उस समय फ्रांस में एक अयोग्य और अदूरदर्शी व्यक्ति का शासन था। अयोग्य और अदूरदर्शी व्यक्ति का शासन था। अब इसको बताना नहीं है कि, तो कहने का मतलब ये बताइए, फर्क तो पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि उस जमाने में जब फ्रांस के किसान इतने जागरूक थे तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो, तो इसका इफेक्ट पड़ना था ना फ्रांस पर। तो बच्चों इसको नोट करेंगे, हम लोग लिखेंगे, अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए
नेक्स्ट कारण की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला रीजन उठा रहे हैं, फ्रांस में बौद्धिक जागरण। ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इन फ्रांस दैट टाइम, ये बहुत बड़ा कारण था। मैंने पिछले क्लासेस में बताया था कि वास्तव में फ्रांस की क्रांति के पीछे जो एक्सीलेंस अवेयरनेस था वो शामिल था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी। उसने कहा था कि फ्रांस की क्रांति जो है नहीं होती अगर रूसो नहीं होता। और हु वाज रूसो? रूसो वाज एक्सीलेंस स्कॉलर, बहुत बड़ा विद्वान था, एक से बढ़ के एक फ्रांस में विद्वान थे साहब। मोंटेस्क्यू, दिदरो, वॉल्टेयर, रूसो, तहलका मचा दिया था इन लोगों ने फ्रांस के शासन की जो कलई है वो खोल के रख दी थी, आम जनता के सामने हकीकत खोल के रख दिया था। प्रोग्राम कराकर जगह जगह प्रोग्राम्स में शामिल होते थे, वहां जनता को बता रहे थे कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन एंड आवर किंग इज डूइंग समथिंग। क्या कर रहा है वो? और विभिन्न प्रकार के प्ले आयोजित होते थे उस जमाने में, आपको तो बताइए अलग अलग तरह के प्ले होते थे। शेक्सपियर वगैरह के प्ले आप लोगों ने सुने होंगे, देखे होंगे। तो प्ले में जो है एक जो आर्टिस्ट होता था ना, वो प्ले में अपनी बात कहता था। समझ में आ गया? प्ले जो होता था, ड्रामा जो होता था, उसमें अपनी बातें कहता था। तो इस तरह के प्ले में फिर जो अलग अलग तरह के हाउसेस जो होते थे जहां पे पार्टियां होती थी, वहां पर ये जाकर वो आम लोगों से बताते थे कि किस तरह की जो कंडीशन है वो अपने देश के। एक्चुअली में बच्चों इस चीज को समझना है कि हर्ट कौन होता है। बोलो, हर्ट कौन होता है? एक छोटा बच्चा है, उसके सामने जाकर मुकेश के दर्द भरे गाने सुनाओगे कि जब दिल ही टूट गया तो जी कर क्या करे, तो बच्चा क्या करेगा? हंसेगा कि नहीं हंसेगा? कि रोएगा? लेकिन यही दर्द भरे गाने जो है किसी ऐसे इंसान के सामने सुनाओ जो उसका मतलब समझता हो, तो उसकी आंखों में आंसू आएंगे। मतलब जो चीजों को समझता है वही हर्ट होता है। किसी देश की जो इंटेलेक्चुअल बॉडी होती है ना, वो सबसे पहले कंडीशन को समझती है और वही बोलना शुरू करती है कि भाई इट्स अ रियल एक्चुअल सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बच्चों, वही कंट्री को आगे ले जाते हैं। देश के लिए रूपरेखा बनाना, देश के लिए भविष्य के चीज़ों पर बात करना, देश के लिए खाका बनाना, ये एक्सीलेंस लोग करते हैं, ये इंटेलेक्चुअल बॉडी करती है। तो ये समझ रहे थे कि वेयर इज फ्रांस इज गोइंग, मतलब फ्रांस कहाँ जा रहा था ये इनको पता था। इसलिए इन्होंने अपनी बातें रखनी शुरू कर दी साहित्यों के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा, अपने भाषणों के द्वारा। इन लोगों ने फ्रांस के लोगों को बताना शुरू कर दिया कि व्हाट इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द फ्रांस दैट टाइम। फ्रांस का क्या हाल होने वाला है ये लोग बताने लगे। और पता ही है, बहुत अच्छे से समझाया फ्रांस के लोगों को, है ना। और वो भी जहां पर वोल्टेयर और दिदरो और रूसो जैसे लोग मौजूद हों,
क्या कहना, नेपोलियन बोनापार्ट कह रहा है कि रूसो नहीं होता तो क्रांति नहीं होती। और सच में बच्चों, जितनी गर्मी शब्दों में होती है ना, उतनी गर्मी तलवार में नहीं होती। शब्दों की गर्मी का कोई टेम्परेचर मेजरमेंट नहीं होता है ना। एक तलवार की गर्मी, लोहे की गर्मी, मौसम की गर्मी को भांपा जा सकता है, पर शब्दों की गर्मी के लिए कोई थर्मामीटर नहीं बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ ना यार। ओहो, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रांस में बौद्धिक जागरण जो है एक बहुत बड़ा कारण था। तो लिख लिया जाए, यहां पर एक पॉइंट हम लिखेंगे कि नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। यदि रूसो ना होता तो क्रांति ना होती। ठीक है। वास्तव में फ्रांस की क्रांति के पीछे बौद्धिक वर्ग का हाथ माना जाता है। है ना, जिन्होंने अपने विचारों से फ्रांस की जनता को आंदोलित कर दिया। ठीक है ना, कर दिया, आंदोलित कर दिया। ठीक, इन विचारकों में मुख्य रूप से शामिल थे कौन कौन थे भाई, तो मैंने बता दिया, मोंटेस्क्यू, है ना, दिदरो, रूसो, वॉल्टेयर आदि। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है, कोई नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। यू हैव सम प्रॉब्लम, you can join my telegram channel. Please come to our telegram channel. हमारा जो टेलीग्राम आईडी है वो यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। क्लिक करिए और जुड़िए हमारे टेलीग्राम के साथ। तो समझ में आ गया बच्चों, वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। वसूलों पे जब आँच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। जो जिंदा हो उसे जिंदा नजर आना जरूरी है। समझ में आ गया, ये लाइन नोट करेंगे आप लोग, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक और रीजन की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि अब हम लोग डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके हैं। फ्रांस की क्रांति का जो मेन सीन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसके करीब आ रहे हैं।
तो प्लीज इसको मिटा डालिए जल्दी से। प्लीज मैं इसको मिटा रहा हूं और हम लोग it is not working easily. So I want to change it. ओके तो नेक्स्ट रीजन बच्चों हम लोग नेक्स्ट रीजन पे आ रहे हैं, फ्रांस का मध्यम वर्ग। हाँ, किसी ने लिखा है कि तीर खाने की अगर जिद हो, बड़ी प्यारी लाइन है बच्चों, कि दीदार की ख्वाहिश हो तो नजर पैदा कर, दीदार की ख्वाहिश हो तो नजर पैदा कर, तीर खाने की अगर जिद हो तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की अगर जिद हो तो जिगर पैदा कर। यकीन मानिए अगर फ्रांस का मिडिल क्लास नहीं होता ना तो क्रांति नहीं होती। बौद्धिक जागरण ने सबसे ज्यादा इफेक्टिव किसको किया? मिडिल क्लास को, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, मेहनती थे, लेबोरियस थे, उनके पास पैसा भी खूब था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जो बनावटी सामंत और जो कुलीन वर्गों के लोग थे, इन्होंने बड़े बड़े पद जो है वो ले लिए थे। जो मिडिल क्लास था वो बिल्कुल अंगड़ाइयाँ ले रहा था। उसका कहना था कि भाई हमें हमारे रसूख के हिसाब से जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास शिक्षा भी है। उनका कहना था कि उनके पास, और रियली वो इसके लायक थे, उनके पास एजुकेशन थी, उनके पास वो लेबोरियस लोग थे, वो बहुत मेहनती लोग थे, और वो चाह रहे थे, उनके पास पैसा भी था, उन्होंने बहुत से कुलीन और सामंत लोगों को उधार दे रखा था, तो वो चाहते थे कि हमें क्यों नहीं जगह मिलती। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि फ्रांस में किसी बड़े राजनीतिक पद पर जाने के लिए कुलीन घराने में जन्म लेना जरूरी था। लेकिन जिसका जन्म नहीं हुआ लेकिन उसके पास सब कुछ था, वो अंगड़ाइयां ले रहा था। उसको लगता था कि हमारे साथ ये पक्षपात है। बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े दार्शनिक, व्यापारी, एक से एक व्यापारी, ये सब शामिल थे वहां के मिडिल क्लास में। लेकिन मिडिल क्लास को वो स्थान नहीं मिल पा रहा था जिसका वो लायक था, जिसका वो हकदार था। तो बेचैनी वही थी, और आग वही लगती है, आग वही लगती है जहां पर शोले भड़कते हैं। बच्चों, शोले भड़क यहीं रहे थे, इसलिए आग लगने के चांसेस भी यही थे। बौद्धिक जागरण का सबसे ज्यादा इंपैक्ट यही था। यही कारण था कि फ्रांस में क्रांति का जो बिगुल था वो मिडिल क्लास ने बजाया था। ये बात, ये भी कोटेशन है कि फ्रांस की क्रांति की जो शुरुआत हुई वो मिडिल क्लास के द्वारा हुई। फ्रांस की क्रांति कराने में बौद्धिक वर्ग का हाथ था, लेकिन उसकी शुरुआत, फ्रांस की क्रांति कराने में बौद्धिक जागरण का हाथ था, लेकिन फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मिडिल क्लास के द्वारा हुई। तो बच्चों, ये चीज था कि वहां का जो मिडिल क्लास था ना, वो छटपटा रहा था, उसको चाहिए था मौका। क्योंकि
जो बड़े बड़े कुलीन लोग थे, सामंत लोग थे, उन्होंने सारे बड़े पदों को हायर कर रखा था, जबकि उनका कंट्रीब्यूशन नथिंग था। एक चीज होता है बच्चों कि अगर उनका कंट्रीब्यूशन होता तो अगला आदमी सोचता कि चलो ही इज वर्किंग नाउ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नो कंट्रीब्यूशन, लेकिन उनकी जो जरूरतें थी बहुत ज्यादा थी, याशियां थी, बेपनाह बेफुजुल पैसे का खर्च था। सो इट वॉज रीजन, ये बेचैनी थी वहां के मिडिल क्लास की जो लायक था। तो जाहिर सी बात है, कहा जाता है कि फ्रांस की जो क्रांति है वो दो वर्गों का टकराव था। एलिट क्लास जो सामंत और कुलीन लोग थे, उनका मिडिल क्लास से टकराव चल रहा था। फ्रांस की क्रांति दो वर्गों का टकराव था, दो वर्गों का टकराव, एलिट क्लास और मिडिल क्लास। क्लियर? तो इसी को एक्सप्लेन कर दिया जाए, इसी को लिख दिया जाए और आप नोट कर लें। और कमरे पे जाने के बाद देखो भाई, एक बात बोलूंगा आप लोगों से, कमरे पे जाने के बाद प्रैक्टिस जरूरी है। सिर्फ अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो बच्चों। क्योंकि देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जो पढ़िए उसको पहले तैयार करिए। मैंने देखा है कि बच्चे क्लासेस खूब करते हैं, पर उन क्लासेस को आप समेटते नहीं हो, उन क्लासेस को आप कलेक्ट नहीं करते हो, ये गलत है। महाभारत में एक कथा का वर्णन मिलता है जिसमें द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को पढ़ा रहे थे। टॉपिक था सत्य, ट्रुथ। अभी टॉपिक चल ही रहा था, बीच में युधिष्ठिर उठे और चले गए, और 7-8 दिन बाद लौट के आते हैं क्लास में। द्रोणाचार्य गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि युधिष्ठिर क्या बात है वत्स, तुम 7-8 दिन बाद आ रहे हो, 7 दिन बाद आ रहे हो, क्या कर रहे थे तुम? तो कहा गुरुदेव, जो सत्य पर आपने बात बोली थी उसी को मैं अभी सीख रहा था, मुझे सीखने में टाइम लग गया। और आपको पता ही है कि युधिष्ठिर को सत्यवादी कहा जाता था। और दूसरी चीज ये बच्चों की, एकलव्य से जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि एकलव्य, जो गुर तुमने सीखा है वो कहां से सीखा है, तो एकलव्य ने कहा था कि गुरुदेव, मैंने अभ्यास किया और केवल अभ्यास किया। मैं तब तक सोता नहीं था जब तक कि मैं किसी एक विद्या को सीख नहीं लेता था। तभी द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन की तरफ मुड़कर कि वत्स, पहली चीज तो ईश्वर की दया से संसार में, पहली चीज तो संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता, ईश्वर की दया से कुछ भी असंभव नहीं। दूसरी चीज बच्चों ये, उन्होंने कहा कि पहली चीज तो संसार में कुछ असंभव नहीं ईश्वर की दया से, और दूसरी चीज कि अभ्यास जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा गुरु होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज अ बिग टीचर। अभ्यास से बड़ा कोई टीचर नहीं है, अभ्यास से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो बच्चों, आई विल सजेस्ट यू, क्लास करने के बाद कमरे पर बैठकर कोशिश करिए, एनसीईआरटी क्लास 12 की ले लीजिए, समकालीन भारत, और उस पर अभ्यास करिए। जो मैंने लिखाया है उसमें कुछ नया करने की कोशिश करिए। अगर आप कुछ लिख पा रहे हैं तो उसको टेलीग्राम पर शेयर करिए, देखा जाए आप कैसे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। समझ में आ गया? तो चलिए आइए इसको हम लोग यहां पर लिख दें।
ठीक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि फ्रांस की क्रांति समाज के दो वर्गों का टकराव था। एक वर्ग था विशिष्ट जनों का, एक वर्ग था सामंतों का, एक वर्ग था कुलीन वर्गों का सामंतों का, और एक वर्ग था मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का। समझ में आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा कि फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्ग के कारण हुई थी। ठीक है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रांस का मध्यम वर्ग परिश्रमी था। ठीक है, शिक्षित था, धनी था, और वो अपनी स्थिति के अनुसार फ्रांस की राजनीति में स्थान चाहता था। ठीक, जहां पर कुलीन वर्ग और सामंतों का कब्जा था। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। नोट कर लिया इस लाइन को बच्चों। जल्दी लिखिए इसे। तो चलिए इसको मिटा दिया जाए, है ना। इसको अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो फ्रांस के मिडिल क्लास के बारे में, तो इसको हम लोग मिटा दिया जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं। और बच्चों, क्लास की जो टाइमिंग है ये आपको पता है ना। सुबह में 11 बजे से क्लास चल रही है, शाम को 6:30 बजे से क्लास चल रही है। ठीक है, और दोनों ही समय बच्चों विश्व इतिहास की क्लास चल रही है। ये तो पता ही है आपको। फ्रांस की क्रांति चल रही है इस समय, फ्रांस की क्रांति चल रही है इस समय। तो आप सही समय पर आइए, क्लास को ज्वाइन करिए। मैं सभी बच्चों से निवेदन कर रहा हूं बच्चों, आपकी भागीदारी ज़रूरी है। एक टीचर का कॉन्फिडेंस जो होता है वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स की संख्या जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही एक टीचर का कॉन्फिडेंस बनता है। अगर मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं से मुझे आशा है कि आप क्लास में रहेंगे। और बच्चों, इस क्लास को शेयर ज़रूर करिए। प्लीज़ शेयर दिस क्लास टू अदर्स। ज़रूर करिए बच्चों, दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए क्लास को, है ना। और साथ में एक अनाउंसमेंट और जो बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड करिए। सबसे पहला काम करो, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और यहाँ पर सर्च करो MOHD NADIM
ठीक, और आगे लिखो स्पेशल क्लासेस। ठीक, मोहम्मद नदीम स्पेशल क्लासेस। जैसे ही आप इसको लिखोगे वैसे ही मेरी स्पेशल क्लासेस ऐप पर खुल के आ जाएंगी। सारे स्पेशल क्लासेस कर डालिए, जो आपने नहीं किए हैं प्लीज उसको कर डालिए, क्योंकि इससे पहले कि वो हट जाएं आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और यहां पर एक ऑप्शन और है फॉलो। आप मुझे फॉलो जरूर कर दीजिए, ताकि अगर मेरी स्पेशल क्लास जो शुरू होने वाली है 29, 30 और 31 दिसंबर को, ठीक है, ये क्लास अनअकैडमी के ऐप पर होने वाली है बच्चों। ध्यान दीजिए, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को अनअकैडमी के ऐप पर आप लोगों को आना है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास होगी, सुबह और शाम दोनों मीटिंग में होगी, और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए स्पेशल क्लासेस जो मैंने ली हुई हैं, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लगाया है, देख लीजिए। ये सारी क्लासेस आप कर डालिए समय रहते। और यहां पर यह भी करना है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं अनअकैडमी पर, तो रेफरल कोड की जगह पर आप क्या यूज करोगे, MNUS। क्यों? 10% डिस्काउंट के लिए। कोई दिक्कत हो, अगर आपको एडमिशन लेने में कुछ पूछना चाहते हो, तो टेलीग्राम पर मुझसे संपर्क करिए। मेरे टेलीग्राम की आईडी यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उस पर क्लिक करिए, टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चों। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है कि प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन्स का बटन दबाइए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों, आप हमारे क्लास में आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से आपको धन्यवाद। क्लास जारी रहेगी, आप सही समय पर क्लास को ज्वाइन करिए। चलते हैं बच्चों, आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट।